Hello everyone and welcome to this lecture on large language models या सिंपल यदि हम लोग कहें तो LLMs. In this session we are going to explore LLMs. Let's get started. So first question दिमाग में यही आता है कि what are large language models? LLMs. यदि आप चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं, आपने यूज़ किया हो, आपने उसका नाम सुना हो, आपने यदि जेमिनी का नाम सुना हो, आपने यदि ललामा का नाम सुना हो, आपने यदि डीपसीक का नाम सुना हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको एलएलएम के बारे में पता है. यदि आपने इन सब का यूज़ किया है, चैट जीपीटी, जेमिनी, ललामा, डीपसीक, डेट मीन्स आपने एलएलएम का यूज़ किया है. सो यदि हम देखें तो ये सब क्या है? दीज आर नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एडवांस्ड एआई टूल्स. जैसे मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का एग्जांपल लेके चलता हूँ. ओके, जब हम चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन करते हैं, चैट जीपीटी क्या करता है? हमको उस क्वेश्चन का रिप्लाई देता है. अब सोचने वाली बात यह है कि यदि हम चैट जीपीटी से सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करें, आंसर आएगा. सी प्लस प्लस के बारे में करें तब भी आंसर आएगा, जावा के बारे में करें तब भी आंसर आएगा, या फिर किसी भी सब्जेक्ट को ले लो. जैसे मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी की चैट जीपीटी से, तो चैट जीपीटी क्या करेगा? हमको ओएस के रिगार्डिंग रिप्लाई देगा. अब ऐसा नहीं है कि ओनली प्रोग्रामिंग या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के बारे में ही चैट जीपीटी को पता है. और यदि हम मेडिकल रिलेटेड कोई क्वेरी करें, उसका रिप्लाई भी चैट जीपीटी देगा. यानी दुनिया में जितना भी नॉलेज है, ये मान के चलिए कि उन सब का डेटाबेस चैट जीपीटी के पास जरूर होगा. सोचने वाली चीज है. अगर मैं चैट जीपीटी को बोलूं कि मुझे इस सॉन्ग का लिरिक्स दे दे, ओके, तो चैट जीपीटी दे देगा. मैं किसी पोएम के बारे में बात करूं तब भी चैट जीपीटी हमको दे देगा. तो चैट जीपीटी को इतना पता कैसे, इतना नॉलेज कैसे चैट जीपीटी के पास? आखिर ओशियन ऑफ नॉलेज की बात हो रही है, इतना नॉलेज चैट जीपीटी के पास में आखिर कैसे है? तो इसका आंसर है कि चैट जीपीटी को ट्रेंड किया गया है. अब ट्रेंड किया गया है मतलब सिंपल मैं एक छोटा सेंटेंस यहां पे लिखता हूं, ट्रेंड ऑन मैसिव डेटा. अब डेटा से मतलब सिंपल मैं यहां पे एग्जांपल लेके चलता हूं विकिपीडिया का. जब चैट जीपीटी नहीं हुआ करते थे, जेमिनी नहीं हुआ करते थे, उस समय हम लोग क्या करते थे? विकिपीडिया से स्टडी किया करते थे. हर प्रॉब्लम का, हर क्वेश्चन का आंसर विकिपीडिया में ढूंढा करते थे. तो इसका मतलब ये है कि विकिपीडिया के पास जितना भी नॉलेज है, उस नॉलेज पे चैट जीपीटी को ट्रेंड किया गया है. गिटहब की यदि मैं बात करूं, गिटहब के पास जितना भी नॉलेज है, उस नॉलेज पे चैट जीपीटी को ट्रेंड किया गया है. आखिर मैसिव डेटा मिलेगा कहां से ट्रेंड करने के लिए? इन्हीं प्लेटफॉर्म से मिलेगा, चाहे वो कोई ट्यूटोरियल हो, कोई बुक हो, कोई रिपोजिटरी हो. सो जिस तरीके से चैट जीपीटी को ट्रेंड किया गया है, वैसे जेमिनी को भी किया गया है, ललामा को भी किया गया है, डीपसीक को भी किया गया है. सो यदि हम डेफिनेशन देखें लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, तो क्या बन सकती है? और लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम इज एन एडवांस्ड एआई सिस्टम. ध्यान देने वाली बात है. ओके, वर्ड यहाँ पे क्या है? एडवांस्ड एआई सिस्टम ट्रेंड ऑन मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा टू अंडरस्टैंड, जनरेट एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज. इसी डेफिनेशन को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ. डीज मॉडल्स, देखिए एक चीज पे आपको ध्यान देना है, मॉडल वर्ड यहाँ पे आया है. ओके, पूरे लेक्चर में मॉडल वर्ड बार बार रिपीट होगा. मीन्स जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है ना, तो हम मॉडल वर्ड को बार बार यूज करेंगे. देखेंगे किस तरीके से आगे देखते हैं हम लोग. डीज मॉडल्स लर्न पैटर्न्स इन टेक्स्ट यूजिंग डीप लर्निंग टेक्निक्स, पर्टिकुलरली ट्रांसफॉर्मर्स. देखिए ट्रांसफॉर्मर जो वर्ड यहाँ पे दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये. ओके, ट्रांसफॉर्मर से ही आज एलएलएम हमारे सामने है. जिस रूप को हम, ये जो रूप हम एलएलएम का देख रहे हैं,
वो ट्रांसफॉर्मर्स की वजह से ही। ट्रांसफार्मर बोले या सिंपल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, ओके, ये वर्ड ज़्यादा सही है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। तो एलएलएम काम कैसे करता है, उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को समझ लेते हैं, देन हमारे लिए एलएलएम की वर्किंग को समझना इजी रहेगा। तो हमारे सामने है ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर। इस डायग्राम को लिया गया है अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर से, ओके। सो यदि हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये है ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर मॉडल, जो कि दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है लेफ्ट साइड वाला पार्ट, अनदर वन इज राइट साइड वाला पार्ट। तो जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है इसे कहते हैं इनकोडर, और जो राइट साइड वाला पार्ट है इसे कहा जाता है डिकोडर। इनकोडर डिकोडर इन दोनों टर्म्स को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं इनकोडर को समझूं कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि हमने XYZ नाम का इनपुट इनकोडर को दिया। इनकोडर क्या करेगा, इस इनपुट को प्रोसेस करके ABC में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो इनकोडर का आउटपुट है ये इनपुट बन के कहाँ पे जाएगा, डिकोडर के पास। अब डिकोडर क्या करेगा, इनकोडर के आउटपुट को प्रोसेस करेगा और एक नया आउटपुट देगा, मान लीजिए कि वो XYZ है। ये होता है इनकोडर और डिकोडर का काम। अब ये दोनों कंपोनेंट साथ में काम करते हैं, ओके। जैसा कि हम सिंपल फिर से चैट जीपीटी का एग्जांपल लेके चलो। आपने कोई प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दिया, चैट जीपीटी ने क्या किया, उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट को जनरेट किया, ठीक है। तो इस काम में इनकोडर डिकोडर दोनों ने साथ में अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है, ठीक है। आपने कोई टेक्स्ट चैट जीपीटी को दिया, चैट जीपीटी ने क्या किया, उस टेक्स्ट की सुमेरी बना दी, ठीक। सो जो भी टास्क दी जाती है मॉडल को, उसमें इनकोडर और डिकोडर दोनों साथ में काम करते हैं। अब हम देख लेते हैं इनकोडर और डिकोडर के कंपोनेंट्स। तो यदि मैं यहाँ पे देखूँ इनकोडर में, यहाँ पे दिया गया है इनपुट एम्बेडिंग, देन पोजिशनल इनकोडिंग, देन मल्टी हेड अटेंशन, एड एंड नॉर्म, NX, फीड फॉरवर्ड, देन यहाँ पे दिया है एड एंड नॉर्म, ठीक। अब हम बात करते हैं डिकोडर की। तो डिकोडर में दिया है आउटपुट एम्बेडिंग, पोजिशनल इनकोडिंग, मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन, एड एंड नॉर्म, मल्टी हेड अटेंशन, एड एंड नॉर्म, फीड फॉरवर्ड, एड एंड नॉर्म, लीनियर, सॉफ्टमैक्स, आउटपुट प्रोबेबिलिटीज। हम वन बाय वन हर एक कंपोनेंट को समझेंगे। मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ, अगर हमको LLM की वर्किंग को समझना है तो हमको ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर अच्छे से समझ में आना चाहिए। यदि हमको ये आर्किटेक्चर समझ में आ गया, देन जो आगे जो लेक्चर्स है वो हमारे लिए इजी हो जाएंगे। सो यदि हम सबसे पहले यहाँ पे देखें तो हमारे सामने क्या दिया गया है, इनपुट एम्बेडिंग। ये पहली स्टेप है ट्रांसफॉर्मर की। अब इनपुट एम्बेडिंग यदि हम लोग देखें तो हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे रॉ डेटा दिया जाएगा। अब इनपुट एम्बेडिंग क्या करेगी, इस रॉ डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी जिस फॉर्मेट को मॉडल समझ सके। अब तो ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जिसको ट्रांसफॉर्मर मॉडल समझता है, तो वो फॉर्मेट है न्यूमेरिकल या सिंपल न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इनपुट एम्बेडिंग रॉ डेटा को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट करता है। तो थोड़ा बेसिक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इनपुट एम्बेडिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमको थ्री स्टेप्स को लेके चलना है, ओके। स्टेप नंबर 1 वो है टोकेनाइजेशन। सुना सुना सा नाम लग रहा है टोकेनाइजेशन, टोकन्स, ओके। प्रोग्रामिंग में हमने बहुत इस टोकन वर्ड को देखा है। सेकेंड यहाँ पे स्टेप आ जाती है वोकेब्युलरी मैपिंग। और थर्ड
स्टेप की हम लोग बात करें तो वो है एम्बेडिंग लेयर। पहले हम बात करते हैं टोकेनाइजेशन की। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग देखिए वर्ड क्या आ रहा है, टोकन। यस, ये वही वर्ड है जो प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज करते हैं। देखिए मैं सिंपल सा एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया द केट सेट ऑन द मेट। सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक। अब यहाँ पे क्या मैं करता हूँ, टोकन्स फाइंड आउट करूंगा। पहला टोकन हमारे सामने क्या आ गया, द। सेकेंड टोकन केट। थर्ड को टोकन यदि हम देखें तो सेट। फोर्थ ऑन, द फिर से रिपीट हो गया। देन यहाँ पर क्या आ गया, मेट। तो सेंटेंस में से वर्ड्स को निकाला गया, मीन टोकन फाइंड आउट किए गए। वर्ड्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ओके, सब वर्ड्स हो सकते हैं। हम देखेंगे आगे, ओके, एक डिटेल लेक्चर में टोकनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये कैसे काम करता है, ठीक। अभी हमको मॉडल समझना है, तो टोकन क्या होता है हमने समझ लिया। अब सेकंड यहाँ पे आता है वोकेबुलरी मैपिंग। ओके, अब देखिए जो टोकन हमारे पास में है, ठीक, हर एक टोकन को मैप किया जाता है किसके साथ, यूनिक न्यूमेरिकल आईडी के साथ। जैसे मैं सिंपल यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूं द। ओके, डी को यहाँ पे मैप कर दिया गया 1001 से, अज्यूम कर लिया हमने। जो केट हमारे पास में है, केट को हमने दे दिया 1023। सेट को हमने दे दिया 1423। कुछ एग्जांपल्स हैं, मीन जितने भी टोकन्स यहाँ पे है, हर एक टोकन को ऐसे ही यूनिक न्यूमेरिकल आईडी दी जाएगी। ये सेकेंड स्टेप। अब आती है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप का नेम क्या है, एम्बेडिंग लेयर। देखिए ध्यान देने वाली बात है, ओके, एम्बेडिंग लेयर। मान लीजिए कि यहां पर एक लेयर है, ठीक है। अब जो न्यूमेरिकल आईडी है, यूनिक न्यूमेरिकल आईडी, वो पास होगी एम्बेडिंग लेयर से। अब एम्बेडिंग लेयर के यदि मैं इस तरफ देखूं तो क्या रखे हुए, टोकन रखे हुए हैं, टोकन 1, टोकन 2, टोकन 3, इस तरीके से। ओके, अब ये जो यूनिक न्यूमेरिकल आईडी है, ये क्या करेगी, हर टोकन के लिए एक वेक्टर जनरेट करेगी। ध्यान देने वाली बात है, हर टोकन के पास में एक अपना वेक्टर होगा। अब ये वेक्टर क्या करता है, जितने भी टोकन्स यहाँ पर है, उन सभी टोकन्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने का काम करता है। अब रिलेशनशिप कैसे, मतलब आप खुद सोचिए, बंच ऑफ वर्ड्स हमारे सामने है, ओके, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि केट एंड डॉग, ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया केट एंड कार। अगर मैं इन दोनों में देखूं तो केट एंड डॉग, ये जो दो टोकन है, इनके बीच में रिलेशन निकल रहा है कि दोनों ही एनिमल है। जस्ट हमने अज्यूम किया अभी, है ना, कि इनमें क्या रिलेशन है कि दोनों एनिमल है। अगर मैं केट और कार की बात करूं तो यहाँ पे रिलेशन नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर्स का यूज किया जाता है। ये 3 स्टेप्स है इनपुट एम्बेडिंग में। देखिए एम्बेडिंग लेयर बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेक्चर बना लेंगे और समझेंगे कि आखिर किस तरीके से यूनिक न्यूमेरिकल आईडी दी जाती है, कैसे एम्बेडिंग लेयर और वेक्टर यहाँ पे काम करते हैं। तब हम उस लेक्चर में इन चीजों को डिटेल में समझ लेंगे। नाउ अगला कंपोनेंट हमारे पास में है पोजिशनल इंकोडिंग। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पोजिशनल इंकोडिंग। आखिर पोजिशनल इंकोडिंग की जरूरत क्यों पड़ी? अरे भाई आता है दिमाग में क्वेश्चन, व्हाई पोजिशनल इंकोडिंग। देखिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि बिफोर ट्रांसफॉर्मर वाले टाइम में जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा है, बिफोर ट्रांसफॉर्मर, यानी जिस समय ट्रांसफॉर्मर एलएलएम्स के अंदर यूज नहीं होता था, ठीक है। तो उस समय मार्केट में क्या था, आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, देन एलएसटीएम, देन सीक्वेंस टू सीक्वेंस। ओके, अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि जब ऑलरेडी आरएनएन था, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क था, तो ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ी?
देखिए क्या होता है, जब हमारे पास में RNN था तो उस समय एक प्रॉब्लम आई थी, दैट इज वेनिशिंग ग्रेडियंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, वेनिशिंग ग्रेडियंट्स। इस प्रॉब्लम को RNN हैंडल नहीं कर पाता था, मतलब ये इसकी लिमिटेशन थी RNN की, वेनिशिंग ग्रेडियंट। अब इसी लिमिटेशन को फिक्स किसने किया? LSTM ने। LSTM ने वेनिशिंग ग्रेडियंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन उसके बाद मार्केट में आया सीक्वेंस टू सीक्वेंस, जो LSTM से ज्यादा फास्ट था। और सीक्वेंस टू सीक्वेंस ही वो मॉडल था जिसने मार्केट में इनकोडर और डिकोडर को इंट्रोड्यूस किया। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, अगर इनकोडर डिकोडर सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल के पास में था तो ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, सीक्वेंस टू सीक्वेंस को यहाँ पे हटा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को उड़ी आएगी कि सीक्वेंस टू सीक्वेंस एक वो भी है जिसमें सेल्फ पोटेंशियल नहीं है, और सीक्वेंस टू सीक्वेंस एक वो भी है जिसके अंदर सेल्फ पोटेंशियल है। तभी मैं क्या करता हूँ कि हमारे एग्जाम्पल में से सीक्वेंस टू सीक्वेंस को हटा देता हूँ। बाद में हम समझेंगे सीक्वेंस टू सीक्वेंस क्या है, अभी लेक्चर में आने वाला है आगे। अभी मैं सिर्फ RNN और LSTM को लेके चलता हूँ। ठीक, अगर मैं RNN और LSTM की बात करूं तो ये लोग क्या करते थे कि जो भी इनपुट दिया जा रहा है, ओके, उस इनपुट को सीक्वेंशियली प्रोसेस करते थे। सीक्वेंशियल प्रोसेस मतलब सिंपल, वन टोकन एट अ टाइम। ये कौन करता था? RNN और LSTM। अब उस चीज में क्या होता था कि ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। इसके अलावा बहुत सारी लिमिटेशंस थी यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं सिंपल क्या बोल रहा हूँ कि टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हम अज्यूम दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई लंबी सी सीक्वेंस हमारे पास में है, अगर इसको वन बाय प्रोसेस करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर इसी सीक्वेंस को पैरेलल एक साथ एक ही समय में अगर प्रोसेस किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो एक साथ प्रोसेस करने वाले कॉन्सेप्ट को, मतलब पैरेलल प्रोसेस करने वाले कॉन्सेप्ट को ट्रांसफार्मर में यूज किया गया है। ये कॉन्सेप्ट RNN और LSTM में नहीं है, वहां पे वन टोकन एट ए टाइम प्रोसेस होता है। पर जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है? सारे टोकन्स को एक साथ प्रोसेस करता है। लेकिन RNN और LSTM में क्या बेनिफिट था? सीक्वेंशियल था, वन टोकन एट ए टाइम, तो इनकी पोजीशन को याद रखना इजी था RNN और LSTM में। लेकिन जब ट्रांसफार्मर आया, ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? पैरेलल प्रोसेसिंग। तो उस केस में इन सब की पोजीशंस को याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है। तो पोजीशंस को याद रखने के लिए उसने क्या किया? एक नया कंपोनेंट मार्केट में लाया, उसका नाम क्या है? पोजिशनल इंकोडिंग। तो ये क्वेश्चन था ना, व्हाई पोजिशनल इंकोडिंग, तो उसका आंसर यही है। अब किस तरीके से ये काम करता है हम देखते हैं। हमने ये तो देख लिया व्हाई पोजिशनल इंकोडिंग, अब हमें ये देखना है व्हाट इज पोजिशनल इंकोडिंग। सिंपल, ट्रांसफार्मर में हमें करना क्या है? ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को समझना है। तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? पोजिशनल इंकोडिंग। पहले जो था RNN, LSTM, इसमें पोजिशनल इंकोडिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो वन टोकन एट ए टाइम था। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे लेके चलता हूं, द केट सेट, ओके, या फिर सेट द केट। अब देखिए, अगर ट्रांसफार्मर को इन वर्ड्स की पोजीशन पता नहीं होगी, ओके, दो सेंटेंस है यहाँ पे, एक को मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है, दूसरे को मैंने ग्रे से हाईलाइट कर दिया है। अब देखिए, अगर अब इन वर्ड्स की पोजीशन पता नहीं होगी ट्रांसफार्मर को, तो उस केस में क्या होगा? ट्रांसफार्मर दोनों ही सेंटेंस को, ओके, सेम मान के चलेगा, सेम मीनिंग लेके चलेगा। मीन्स इसका मीनिंग यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्या कर देगा? लॉस्ट कर देगा कि इसका मीनिंग एक्चुअली है क्या। दोनों को सेम लेके चलेगा। इसीलिए यहाँ पे किस चीज की जरूरत पड़ती है कि जितने भी टोकन है या वर्ड्स है, इनकी पोजीशन
पता करना पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, पोजिशनल इंकोडिंग का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पोजिशनल इंकोडिंग वर्क्स कैसे करता है। देखिए, पोजिशनल इंकोडिंग को फाइंड करने के लिए ओके, साइन और कोसाइन ओके, इन दो फंक्शंस का यहाँ पे यूज किया जाता है। अगर आप डायग्राम के अंदर देखेंगे तो एक साइनसॉइडल का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, इस फंक्शन का, साइन और कोसाइन का। यदि यहाँ पे हमको एग्जांपल लेके चलो, लाइक एक सीक्वेंस है एक्स वाई जेड ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी पोजीशंस हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर मैं हर एक पोजीशन की बात करूं तो हर एक पोजीशन इन दोनों फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बनेगी। ओके, दोनों फंक्शन मिलकर डिसाइड करते हैं पोजीशंस को। जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर देखूं तो एक POS नाम का वर्ड है, ये किसके लिए है, ये है पोजीशन ऑफ द टोकन, ठीक है। इस सीक्वेंस में जो टोकन की पोजीशन है वो क्या है, POS बताता है। अब इसी के अंदर एक आई नाम का कैरेक्टर भी है। आई क्या करता है, जो आई है ये बताता है द डायमेंशन ऑफ एम्बेडिंग। अब डायमेंशन क्या होता है ये हम आगे देखने वाले हैं, द डायमेंशन ऑफ एम्बेडिंग, ठीक है। अब इसके अंदर एक कैरेक्टर वो है डी। अब डी यहाँ पे क्या है, द टोटल एम्बेडिंग साइज। ओके, तो ये दो फॉर्मूला का, साइन कोसाइन का यूज किया जाता है पोजिशनल इंकोडिंग को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो पोजिशनल इंकोडिंग को भी हम एक लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि आखिर ये होता क्या है। ठीक, अभी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को समझने के लिए कि कैसे काम करता है हमने देख लिया कि सीक्वेंस में किस तरीके से जो टोकन्स होते हैं उनके लिए पोजीशन इंकोडिंग कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं मल्टी हेड अटेंशन के बारे में। ओके, तो वो कंपोनेंट का नाम क्या है, मल्टी हेड अटेंशन। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में मल्टी हेड अटेंशन। और यहाँ पे एक वर्ड पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो क्या है, अटेंशन को। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, व्हाट इज अटेंशन मैकेनिज्म इन ट्रांसफार्मर। देखिए, नाम पे ध्यान देने वाली चीज है, व्हाट इज अटेंशन मैकेनिज्म इन ट्रांसफार्मर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, वो है द कैट सेट ऑन द मेट। अब यहाँ पे अटेंशन देने वाली चीज क्या है कि जो वर्ड है सेट, ओके, जो वर्ड है वो सेट, सेट किस पे फोकस करता है, कैट पे फोकस करता है। मीन्स जो सेट नाम की एक्शन है कौन परफॉर्म कर रहा है, कैट। तो यहाँ पे अटेंशन देने वाली बात है। देखिए, सिंपल सा मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए कि मम्मी ने आपको बोला, ओके, जा 1 किलो ओके आम ले आ। अब आप सारे पूरे सेंटेंस पे ध्यान नहीं दोगे, आपका अटेंशन ओनली किसके ऊपर रहेगा, आपका अटेंशन रहेगा 1 किलो आम लाना है, यानी 1 किलो आम। ये हमारा अटेंशन वाला टोकन से, 3 टोकन से 1 किलो आम। सेम थिंग यहाँ पर है। अगर एक सीक्वेंस हमारे सामने दी गई है, ओके, एक सीक्वेंस हमारे सामने दी गई है, 3 सीक्वेंस के अंदर अगर एक टोकन है तो इस टोकन से कौन कौन से पार्ट ज़्यादा रिलीवेंट है, ये पता करने के लिए अटेंशन मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन यदि हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर अटेंशन मैकेनिज्म से थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है। ओके, सो वो जो कॉन्सेप्ट आया है वो क्या है, मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म। अब सिर्फ अटेंशन मैकेनिज्म की बात नहीं हो रही, ट्रांसफार्मर में किसकी बात हो रही है, बात हो रही है मल्टी हेड अटेंशन की। अब देखिए, मल्टी हेड अटेंशन बहुत क्रिटिकल है ट्रांसफार्मर में। ये क्या करता है कि जो भी सीक्वेंस हमारे सामने है, ठीक है, उस सीक्वेंस के अंदर
मल्टीपल रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करता है। मल्टीपल रिलेशनशिप मीन्स कैसे? जस्ट अभी हमने देखा था कि पैरेलल प्रोसेसिंग होती है सीक्वेंसेस की, यानी सारे की सारे टोकन्स को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। तो मल्टी अटेंशन क्या करेगा? सेम टाइम में मोर देन वन रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। अब देखिए, एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो अटेंशन मैकेनिज्म है, हमने पहले आरएनएन के बारे में देखा था। ओके, तो आरएनएन के अंदर भी अटेंशन मैकेनिज्म था जो कि आरएनएन को इनहेंस करने का काम करता था। एक वर्ड में यहाँ पे लेता हूं, लॉन्ग सीक्वेंसेस। तो लॉन्ग सीक्वेंसेस के साथ जो लिमिटेशंस थी आरएनएन की, उसे दूर करने के लिए अटेंशन मैकेनिज्म का आरएनएन में भी यूज किया जाता था। लेकिन अटेंशन मैकेनिज्म होने के बावजूद आरएनएन को प्रॉब्लम जाती थी। किस केस में? जब लॉन्ग सीक्वेंसेस होती थी। इसके पीछे कारण क्या है? आरएनएन का सीक्वेंशियल नेचर, कि वो एट ए टाइम एक टोकन को प्रोसेस करता था। लेकिन जब बात करते हैं हम अटेंशन की ट्रांसफार्मर के अंदर, तो ट्रांसफार्मर में अटेंशन क्या करता है? सारे टोकन्स को एक साथ पैरेलल में प्रोसेस करता है। ये एडवांटेज है अटेंशन का ट्रांसफार्मर में। देखिए, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है एड एंड नॉर्म। एड एंड नॉर्म। अब यदि मैं एड को यहाँ पे देखूं, सो एड इज नथिंग बट फॉर रेसिडुअल कनेक्शन। और यदि हम नॉर्म को देखें तो नॉर्म इज नथिंग बट लेयर नॉर्मलाइजेशन। ओके, अब आप खुद इमेजिन कीजिए, इतनी प्रोसेस से होके इनपुट एम्बेडिंग हो गया, पोजिशनल इंकोडिंग हो गया, मल्टी हेड अटेंशन हो गया, एक डेटा फ्लो होके आ रहा है। मान लीजिए कि कोई डेटा फ्लो होके आ रहा है यहाँ पे, ठीक। यदि मैं सिंपल एक बॉल की बात करूँ, कोई मतलब मिट्टी है हमारे पास में, एक बॉल है, यदि हम इसको फेंकते हैं तो फ्रिक्शन से क्या होता है कि ये कम हो सकता है। ओके, फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है कि एक समय आगे खत्म हो जाए। वैसा ही डेटा के बारे में भी है। अगर डेटा इतना फ्लो होके आ रहा है तो डेटा कहीं ना कहीं पे लॉस भी हो सकता है। एक वर्ड हमने देखा था आरएनएन के टाइम पे, वो क्या था? वेनिशिंग ग्रेडियंट। ये एक्चुअली होता क्या है? डेटा के फ्लो होने से डेटा का लॉस होते जाता है, उसे कहा जाता है वेनिशिंग ग्रेडियंट, जिसको आरएनएन, ओके, जो कि आरएनएन की लिमिटेशन था, उसी को दूर करने के लिए एलएसटीएम को लाया गया था। फिर एलएसटीएम के बाद सीक्वेंस टू सीक्वेंस को लाया गया था। तो जो एड नाम की लेयर है, ये क्या करती है? रेसिडुअल कनेक्शन का काम करती है, और इस बात का ध्यान देती है कि जो डेटा फ्लो होके आ रहा है उसके ऊपर वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, डेटा एज इट इज ही रहना चाहिए। ठीक है। अब उसके साथ में एक लेयर होती है नॉर्मलाइजेशन के लिए। ये लेयर इस बात को वेरीफाई करती है कि जो भी डेटा का फ्लो है वो कंसिस्टेंट है। ओके, ग्रेडियंट का उसके अंदर कोई लॉस नहीं है, मीन नेटवर्क को स्टेबलाइज करने का काम करती है। ओके, देखिए, अब यदि हम अगले कंपोनेंट की बात करें तो वो है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ठीक है, वो क्या है? फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, या फिर हम लोग बोल सकते हैं FFN। यदि हम लोग डायग्राम के अंदर देखें तो डायग्राम में क्या हो रहा है कि अटेंशन लेयर, ओके, से जो आउटपुट आ रहा है वो जा रहा है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के पास में। अब यदि हम अटेंशन मैकेनिज्म को देखें तो अटेंशन मैकेनिज्म क्या काम था इसका? कि जितने भी टोकन्स है, ओके, इनके बीच में रिलेशनशिप निकालने का काम किसने किया? अटेंशन मैकेनिज्म ने। अब फीड फॉरवर्ड क्या करेगा? जितने भी टोकन्स है, ओके, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको रिफाइन करने का काम करता है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। रिफाइन। यदि हम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को देखें तो वो इनकोडर के अंदर भी है और वो डिकोडर के अंदर भी है। तो किसी तरीके से अगर मैं अटेंशन मैकेनिज्म की बात करूं
तो वो इनकोडर के अंदर भी है और वो डिकोडर के अंदर भी है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पे रेसिडुअल कनेक्शन को देखें और नॉर्मलाइजेशन लेयर्स को देखें तो वो भी इनकोडर और डिकोडर दोनों के अंदर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे NX बना हुआ है। ओके, NX एक्चुअली क्या है? NX बताता है नंबर ऑफ टाइम्स को। आखिर मैं इसको लिखता हूं मल्टीपल टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे देखूं, कुछ लेयर्स को स्टैक किया गया है। ओके, इसका मतलब ये है कि जो NX है ये क्या बता रहा है कि इन लेयर्स के अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। क्यों? ताकि टोकन्स की जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसको और इम्प्रूव करने के लिए NX फॉर मल्टीपल टाइम्स, N2 फॉर 2 टाइम्स, N3 फॉर 3 टाइम्स। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिया गया है? NX फॉर मल्टीपल टाइम्स। अब यदि हम डायग्राम के अंदर देखें तो अगला जो पार्ट है वो आता है डिकोडर का। यदि हम डिकोडर में देखें तो यहाँ पे लिखा गया है आउटपुट शिफ्टेड राइट बिफोर आउटपुट एम्बेडिंग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहाँ पे क्या लिखा गया है? आउटपुट शिफ्टेड राइट। आखिर शिफ्टेड राइट का मतलब यहाँ पे क्या है? ये सोचने वाली चीज है। देखिए सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। द केट ओके सेट ऑन द मेट। ठीक, ये है हमारा टारगेट सीक्वेंस। अब डिकोडर क्या करने वाला है? इसको राइट शिफ्ट करने वाला है। क्यों करेगा? अभी हम समझ लेते हैं। अब इसने क्या किया? स्टार्ट में एक सिंबल डाल दिया स्टार्ट, उसके बाद में उसने लिखा द केट सेट। ठीक है, जो भी आगे है। अब राइट शिफ्ट से बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले डिकोडर क्या करेगा? स्टार्ट को प्रोसेस करेगा। स्टार्ट को प्रोसेस करने से उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि अगला टोकन डी आने वाला है। फिर जब अगली बार डिकोडर द को प्रोसेस करेगा तो उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि अगला टोकन केट आने वाला है। और जब डिकोडर केट को प्रोसेस करेगा तो उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि अगली बार सेट आने वाला है। ये यहाँ पे क्या है? राइट शिफ्ट का बेनिफिट है, जो डिकोडर को पहले ही बता देता है कि अगला टोकन कौन सा आने वाला है। देखिए डिकोडर की खासियत ही ये है कि डिकोडर को ट्रेन किया जाता है प्रेडिक्ट करने के लिए। क्या प्रेडिक्ट करना है? कि नेक्स्ट टोकन क्या आने वाला है। तभी तभी हमने देखा था कि इसने राइट शिफ्ट किया। डी के बाद कौन सा टोकन आएगा, केट के बाद कौन सा टोकन आएगा, डिकोडर पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है। अब हम देख लेते हैं आउटपुट एम्बेडिंग को। ओके, यदि हम आउटपुट एम्बेडिंग की बात करें तो ये सिमिलर है इनपुट एम्बेडिंग की। यदि हमको इनपुट एम्बेडिंग समझ में आ गया तो वही यहाँ पे क्या है? आउटपुट एम्बेडिंग। अगर इनपुट एम्बेडिंग की हम बात करें तो हमने 3 स्टेप्स को वहाँ पे डिस्कस किया था। पहली स्टेप थी टोकनाइजेशन। अगर दूसरी स्टेप्स की बात करें तो वो थी वोकैब्युलरी मैपिंग। और जो थर्ड स्टेप थी वो थी एम्बेडिंग लेयर। तो ये 3 स्टेप यहाँ पर होती है आउटपुट एम्बेडिंग के अंदर। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन की। इसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे भी हमने यहाँ पे क्या देखा, राइट शिफ्ट होती है और यहाँ पे क्या है? मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो मल्टी हेड अटेंशन क्या होता है? ओके, ये तो भी हमने देख लिया अटेंशन के बारे में, लेकिन मल्टी हेड अटेंशन के अंदर एक वर्ड है, वो है मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन। तो यहाँ पे मास्किंग मतलब क्या है? देखिए हम रोल ऑफ मास्किंग को यहाँ पे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं, द केट सेट ऑन द मेट। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि डिकोडर में राइट शिफ्ट होता है, स्टार्ट नाम का टोकन मैंने यहाँ पे रख दिया। अब हमें फोकस किस चीज पे करना है? केट पे। यदि हम केट को प्रेडिक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो मॉडल है उसने स्टार्ट को ऑलरेडी अटेंड कर लिया है, द को भी अटेंड कर लिया है, लेकिन
सेट, ऑन और मेट, इनको ये अटेंड अभी नहीं करेगा। इस बात का ध्यान कौन रखता है? मास्किंग। मीन जिस टोकन पे अभी है उसको और उसके पहले वाले टोकन को अटेंड करने का काम है, उसके बाद वाले टोकन को भी अटेंड नहीं करना है। ये किसका रोल है? मास्किंग का। तो ये चीज यहाँ पे क्या है? मास्क द मल्टी हेड अटेंशन। देखिए अगले कंपोनेंट यहाँ पे है लीनियर और सॉफ्ट मैक्स। अब दोनों को मैं साथ में लेके चलता हूँ, ठीक है। आखिर लीनियर और सॉफ्ट मैक्स लेयर्स है क्या? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या है? लीनियर और सॉफ्ट मैक्स। अब हम समझते हैं लीनियर लेयर का काम। मान लीजिए कि लीनियर जो लेयर है, ओके, उस लेयर के पास में एक वोकेबुलरी है। वोकेबुलरी मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स है, ओके, जिनके बारे में लीनियर लेयर को पहले से ही पता है, ठीक। अब जो डिकोडर है, डिकोडर से कोई टोकन एज आउटपुट आया, ठीक। अब जो टोकन एज आउटपुट आया है, तो जो लीनियर लेयर क्या करेगी? इस टोकन से आउटपुट वेक्टर लेगी, ठीक है, और इस आउटपुट वेक्टर को उस वोकेबुलरी में मैच करके देखेगी या मैप करके देखेगी कि मैप करने के बाद इस आउटपुट वेक्टर का मीनिंग क्या निकल रहा है। फिर मीनिंग पता करने के बाद उसको एक स्कोर देगी। स्कोर सिंपल, मान लीजिए कि कोई डिजिट दे दिया, ओके, कोई लॉजिक दे दिया, ईटीसी। अब स्कोर क्यों देंगी, ये भी सोचने वाली बात है। मान लीजिए कि एक्स वाई जेड 3 टोकन है, एक्स का स्कोर S1 है, वाई का स्कोर S2 है, जेड का स्कोर S3 है। अब जिसका स्कोर ज्यादा होगा, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी, उसका वेटेज भी ज्यादा हो जाएगा। अब लीनियर लेयर जिस स्कोर को जनरेट करेगी, ठीक है, इस स्कोर को ट्रांसमिट कर देगी किसके पास? सॉफ्ट मैक्स के पास। अब सॉफ्ट मैक्स क्या करेगा? उस स्कोर के बेसिस पे प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करेगा। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का काम किसका है? सॉफ्ट मैक्स का। अब प्रोबेबिलिटी से ये मालूम पड़ जाएगा कि जो टोकन अभी आया है, इसी टोकन को एज ए नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट किया गया था, यानी हमारी सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट तरीके से चल रही है। अब जैसा कि मान लीजिए कि हम सॉफ्ट मैक्स की बात करें, ठीक है, सॉफ्ट मैक्स के अंदर एक प्रोबेबिलिटी है 0.1, दूसरी प्रोबेबिलिटी है 0.8, तीसरी प्रोबेबिलिटी है 0.9। एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटीज है किसकी? ये प्रोबेबिलिटीज है नेक्स्ट टोकन की, जो भी अगले टोकन से उनकी प्रोबेबिलिटी है। अब लेकिन जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उस टोकन को एज ए नेक्स्ट टोकन सिलेक्ट किया जाएगा, यानी नेक्स्ट टोकन में वही टोकन आने वाला है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये सॉफ्ट मैक्स का काम है। अब देखिए यदि हम बात कर रहे हैं फाइनल आउटपुट की, ठीक है, तो जो डिकोडर है वो क्या करेगा कि जो भी आउटपुट है, यहाँ पे सिंपल यदि हम लोग बोले जो भी टोकन है, उसको 1 बाय 1 जनरेट करेगा और तब तक जनरेट करता रहेगा जब तक के कि पूरी सीक्वेंस को वो जनरेट नहीं कर देता। जैसे यदि हम चैट जीपीटी की बात करें, ओके, चैट जीपीटी क्या कर रहा है? टेक्स्ट को जनरेट कर रहा है, वो इसी का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? आउटपुट भी जनरेट होगा। सो यहाँ पर हम इस डिस्कशन को एंड करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनपुट एम्बेडिंग के बारे में। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इनपुट एम्बेडिंग होती क्या है। फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे पोजिशनल इनकोडिंग को, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन कंपोनेंट को हम समझ लेंगे तब जाके हमको एलएलएम को समझना इजी हो जाएगा। तो हम हर एक कंपोनेंट के लिए इंडिविजुअल सेपरेट लेक्चर बना लेंगे
चाहे वो इनपुट एम्बेडिंग हो, पोजिशनल इनकोडिंग के लिए हो, मल्टी हेड अटेंशन के लिए हो, एड एंड नॉर्म के लिए हो, फीड फॉरवर्ड के लिए हो, या फिर मार्क्ड मल्टी हेड के लिए हो, या फिर लीनियर सॉफ्टमेक्स के लिए हो। इन सभी कंपोनेंट को हम वन बाय वन लेक्चर्स में डिस्कस करते जाएंगे। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।